बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम कंप्लीट प्रोग्राम जो है इकानमी के ऊपर करेंगे। किस तरह से जो इस वक्त हमारे मुल्क में इकानमी की बेहतरी आ रही है, इकॉनमी की बेहतरी आने में जो भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो SIFC का है बहुत बड़ा रोल है, जिसको आर्मी चीफ साहब ख़ुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने देखा ख़ास तौर पे कराची इकानमी का पाकिस्तान के इकानमी का कैपिटल है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों में कंट्रोल हुआ है। ख़ास तौर पे हमने देखा कि जो आर्मी चीफ के आने के बाद यहाँ पे जो अस्करी इदारों ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेंजर्स ने जो इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स थे उनके ऊपर कंट्रोल किया है। उसके साथ साथ जो स्मगलिंग हो रही थी जो बॉर्डर पे, ख़ास तौर पे जो ईरानी डीज़ल आ रहा था उस पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है। और यही चीज़ें हैं जिसके तहत हम अपनी इकानमी को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ डॉलर बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल हो रहा है। क्या ये मसनूई है या डॉलर बिल्कुल सही तरह से ये सिमत में जा रहे हैं? हमारी इकानमी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो गौहर एजाज साहब हैं, जो हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, वो GCC से बड़े होपफुल हैं, जिन्होंने अभी हालिया भी एक प्रेस रिलीज़ भी दी जिसमें उन्होंने बताया कि $28 बिलियन GCC हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सऊदी अरब एक रिफाइनरी लगाने जा रहा है। इसके साथ साथ कतर, बहरीन हमारे पास एग्रीकल्चर फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इससे लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में बेहतरी आ रही है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में तशरीफ़ लेकर आ गए हैं और पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी जितनी भी जमातें हैं वो कह रहे हैं कि ये लाडला प्लस है और इसको फेवर दी जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? क्या पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को दीवार से लगा के सिर्फ एक लाडले को मौका दिया जा रहा है, या ये सिर्फ परसेप्शन है और इलेक्शन के लिए सबके लिए ग्राउंड ओपन है? इस पे हम तफसीलन आज बात करेंगे। हमारे पास इकनॉमिक्स के साइंटिस्ट हैं शबर ज़ेरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर आपको भैया आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ अली राशिद साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फार्मर MNA हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। राशिद साहब आपने टाइम दिया। शबर ज़ेरी साहब, मैंने साइंटिस्ट आपका तारुफ कराया, अब आप ही हमें बताएं ना कि जिस तरह से ये इस वक्त इकानमी बेहतर जा रही है, डॉलर पे कंट्रोल हो रहा है, हमारी जो ख़ास तौर पे जो फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी ज़बरदस्त तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है, रेंजर्स एक्शन कर रही है। यू आर सेटिस्फाइड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन साहब, मैं थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि 30 जून 2023 जब PDM की गवर्नमेंट थी, और अगर आप उस गवर्नमेंट के आखिरी दिनों को देखें तो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी दौड़ें लग रही थी जेनेवा की, और उसके बाद एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF से साइन हुआ विद द इंटरवेंशन ऑफ अ बिग पावर। और इंटरवेंशन ऑफ बिग पावर के अलावा इंटरवेंशन ऑफ द बिग पावर इन पाकिस्तान उसमें शामिल थी। 30 जून 2023 को जो पाकिस्तान की मईशत थी और पाकिस्तान की जो गवर्नेंस थी वो अपने करीब ख़राब तरीन स्टेज पर थी। इससे ख़राब पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की गवर्नेंस नहीं हो सकती। ठीक। उसके बाद राइटली सो एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया और उसने चंद इक़दामात लिए, जो इक़दामात मैं आपको बता देता हूँ लाइन टू लाइन। पहला जो उसने क़दम उठाया, जो आपने बात की कि डॉलर को कंट्रोल किया गया, ये बात थोड़ी सी सही नहीं है। डॉलर को कंट्रोल नहीं किया गया, बल्कि जो एक्सचेंज कंपनियाँ अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में और अफ़गानिस्तान के सारे सिलसिले में जो अपनी अब्यूज़ कर रही थी उनको रोका गया, और एक्सचेंज कंपनियों में से जो बहुत सारी कंपनियां हैं उनको तकरीबन बंद कर दिया गया। और एक्सचेंज के जो अफ़गान ट्रांजिट की और अफ़गान ट्रेड की तकरीबन 6 बिलियन का जो एक आउटफ्लो हो रहा था उसको उन्होंने हाथ डाला है और उससे कंट्रोल हुआ। ये आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों का परसेप्शन है कि ये फैब्रिकेटेड किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, जो ईरानी पेट्रोल आ रहा था उस पे कंट्रोल किया गया, और ईरानी पेट्रोल के कंट्रोल के 2 हिस्से हैं।
ईरानी पेट्रोल पाकिस्तान के दरियाए सिंध के मशरिक में भी इस्तेमाल होता है और दरियाए सिंध के मगरिब में भी इस्तेमाल होता है। ठीक। दरियाए सिंध के मशरकी इलाकों में इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको दरियाए सिंध के 6 पुल अबूर करने पड़ते हैं। अगर आप इन 6 पुलों पर कंट्रोल करते हैं तो मशरकी इलाके में इसकी खपत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मगरिबी इलाके में सिर्फ एक शहर बनता है, वो कराची बनता है। तो ईरानी तेल की 2 करेक्शन की गई हैं। एक कोशिश की जा रही है कि कम से कम मशरकी इलाके से नहीं ट्रांसफ़र हो, और दूसरी कराची को कंट्रोल किया है इसने। तो उस वजह से ये है। और उसी ईरानी तेल के साथ जब ईरानी तेल की आपकी स्मगलिंग ख़त्म होती है तो हवाले के तहत जो उसके पैसे जा रहे होते हैं, क्योंकि पैसे तो देने हैं आपने, तो हवाले के तहत उसके पैसे जाने बंद होते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंगली रुपी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड दूसरा। उसके बाद आपने देखा होगा, जो ज़्यादा प्रेस ने रिपोर्ट नहीं की, कि कराची ने कस्टम ने कपड़े की मार्केटों पर हाथ डाला और तारिक रोड पर और जगह पर हाथ डाला और उसको कंट्रोल किया जा रहा है। चौथी बात आपने नोट की होगी कि सेनेट में जो गवर्नमेंट के FBI ने आकर बताया कि चाइना की अंडर वाइसिंग 5 बिलियन रुपीस से ऊपर की चल रही है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन आई। इस चौथी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप GCC की बात बार बार कर रहे हैं और लोग करते हैं, वो ये है बात कि मेरा ज़ाती व्यू है कि जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, वो मेरे हिसाब से मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो मुझे ज़्यादा लगती है। मगर जो मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तकरीबन 25 से 25 बिलियन के आसपास है। इसमें 2 इन्वेस्टमेंट आएंगी, जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जो इन्वेस्टमेंट आएगी और आगे वो प्लांट एंड मशीनरी में चली जाएगी, वो हमारे रिजर्व को इम्प्रूव नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट ज़रूर आ जाएगी मगर डॉलर आएगा और चला जाएगा। वो तकरीबन 10 बिलियन की सऊदी इन्वेस्टमेंट है जो एक्सपेक्टेड है रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में। मगर 10 बिलियन की और इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है जो शायद पाकिस्तान में रिटेन हो जाएगी। वो ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ एग्रीकल्चर लैंड में कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहती है और GCC के मुल्कों ने ये किया है। तो ये एक और एस्पेक्ट हो गया। आखिरी एस्पेक्ट जो वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जो T&D लॉसेस हैं, जिसको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं, उस पर उन्होंने हाथ डाला है और थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है। जहाँ पर गवर्नमेंट निहायत कमज़ोर है वो चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, मैं समझ रहा था कि फ़ैसला हो जाएगा, वो नहीं हुआ। वो ये कि हमें PIA को बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट ने PIA को बंद करने का फ़ैसला नहीं किया और गवर्नमेंट PIA को ड्रैग कर रही है। अब ये जो बातें सारी मैंने आपको की हैं, ये तकरीबन 20 दिन पहले की हैं। राइट। अब मैं जो सेंस साहब जो चीज़ देख रहा हूँ वो मैं आपके सामने आज रख देता हूँ, और ये बहुत बड़ी कौम के सामने फैसला है कि मैंने नोट किया कि 20 दिन के अंदर जब एक्शन शुरू हुआ तो उसके अंदर इंटेंसिटी थी, चीज़ों के रिजल्ट आ रहे थे, मगर 20 दिन में आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। आर्मी का एक्शंस जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो अपना फोर्स तोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, और आप आखिरी बात स्लो होते जा रहे हैं। हाँ, और आखिरी बात जो बिल्कुल टोटली अनडेमोक्रेटिक है, टोटली अनडेमोक्रेटिक है बिल्कुल। मुझे ये किसी भी डेमोक्रेटिक आदमी को ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर राशिद मुझे डिसएग्री करेगा और राशिद को करना भी चाहिए। जिस दिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और हम उस दोबारा तबाही की तरफ लग जाएंगे। तो आप इस पे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि ये टेक्नोक्रेट सेटअप, यार देखो बात ये ना, मुझे हुसैन तो फिर तुम टेक्नोक्रेट सेटअप और ये बातें शुरू कर दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सारी बातें मैंने समझाई हैं तुम्हें, ये सारी बातें अगर रिवर्स नहीं हो जाए तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तुम भी यहाँ बैठे हो। सर देखिए, मुझे तो इतना आसानी से चीज समझ में नहीं आती है ना, जब आप कह रहे हैं कि ये केयर टेकर सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा है। केयर टेकर सेटअप की बात नहीं की मैंने, सिस्टम जो अभी स्ट्रक्चर की बात भी नहीं की, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट। अच्छा, मैंने कहीं केयर टेकर का नाम लिया? ठीक, मैं ले रहा हूँ। मैंने कहीं लिया जगह का नाम? मैं ले रहा हूँ ना। आप ले रहे हैं ना, तो आपका शौक है, आप लेते रहे, आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मैं तो नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं दे रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ हुसैन साहब, मैं ये कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की पीछे फोर्स खड़ी है। अच्छा, SIFC के पीछे खड़ी है, ठीक है ना। अब वो कर रहे हैं, मैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी
गवर्नेंस, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स को समझने वाले के तौर पे कह रहा हूं, जिस दिन ये एस्टेब्लिशमेंट की पीछे से सपोर्ट निकल गई, ये एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम खत्म किया, ये सियासतदान आके इसको वापस वही अच्छा, मैं अभी अली राशिद साहब के पास जा रहा हूं। फिर जो आपने पीआईए की बात की, पीआईए के साथ साथ 7 स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें ओजीडीसीएल है, स्टेट नेशनल बैंक है, पीपीएल है, उसके साथ साथ पीआईए में राशिद साहब के बाद ब्रेक, ये सारे के सारे प्राइवेट होते हैं जो लॉसेज में चल रहे हैं इस वक्त। भाई लॉस वाला बेचो ना, प्रॉफिट वाले क्यों बेच रहे हो? लॉस वाला बेचो। अच्छा अली राशिद साहब, ये जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत इससे पहले थी आपकी, शब्बर ज़ैदी साहब ने उसका कंक्लूजन ये किया कि उसने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब जो केयर टेकर सेटअप आया है, मैं स्पेसिफिक नाम ले रहा हूँ, उन्होंने आके इसमें थोड़ी सी रूह फूंकी है और इसमें इकानमी को बेहतर किया है, चीज़ों को कंट्रोल किया है। अच्छा, जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, जिस तरह से मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड ये माफियाज यहाँ पे कराची में ख़ास तौर पे ऑपरेट कर रही थी, जो वाटर माफिया थी, अभी इस पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रेंजर्स ने क्रैक डाउन किया है, जो बेहतरी भी आ रही है। अगर आप देखें जो ईरान से स्मगलिंग हो रही थी, पॉलिटिकल सिस्टम इसमें सारा इन्वॉल्व था, जो अभी कंट्रोल हुआ है, तो शब्बर ज़ैदी साहब तो कह रहे हैं कि ये सिस्टम ठीक भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शब्बर साहब जो बातें कर रहे हैं बहुत वजह हैं और काफ़ी चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ। पीडीएम की हुकूमत जब आई, तो पीडीएम को जब हुकूमत मिली तो उस वक्त एक फायर फाइटिंग सिचुएशन थी। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे और हमारी जितनी तवन्नाई थी वो डिफ़ॉल्ट से बचने में, और आईएमएफ से जो एक डील, जो लैंड माइंस पीटीआई की हुकूमत बिछा के गई थी, उसको डॉच करके हमें आईएमएफ से वो डील करनी थी और डिफ़ॉल्ट से बचाना था। एवरीथिंग एल्स वाज सेकेंडरी। वो चीज़ों से हम निकले, तो अब हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमारा FATF पे ग्रे लिस्ट पे नाम था, जो FATF से हटा। काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, मगर जाहिर सी बात है ये हम भी एज़ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, ये उन्होंने बहुत, बिलावल साहब ने अपनी फाइनल जो स्पीच दी थी असेंबली में, उन्होंने कहा था कि जी पीडीएम की हुकूमत से जो आवाम को तवक्को थी वो हम उस तवक्को पे नहीं उठे। और ये बड़ा स्टेटमेंट और लीडरशिप, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि इस चीज़ को आप ओन करें कि भाई हमने कोशिश की, चीज़ें बेहतर थी, मगर जितनी बेहतर होनी चाहिए थी उतनी बेहतर नहीं हो सकी। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब मैं आ जाता हूँ करंट केयर टेकर जो सिस्टम चल रहा है वो बेहतर है और अच्छा काम कर रहा है, मगर आपकी बात से मैं एग्री नहीं करूँगा। शब्बर ज़ैदी साहब ने ये कतन नहीं कहा कि ये केयर टेकर अच्छा काम कर रहा है और ये क्रेडिट केयर टेकर को जाता है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, उन्होंने इन्वॉल्व होकर एक बड़ा प्राइम रोल अदा किया है इन चीज़ों को, चाहे वो डॉलर को रिवर्स करने में हो, चाहे वो अफगान स्मगलिंग को रोकना हो, या बलूचिस्तान से जो चीज़ें होती हैं उनको करना हो। इनडायरेक्टली शब्बर साहब ने ये भी कहा कि जब पॉलिटिकल सिस्टम आता है तो वो इसको कंट्रोल नहीं करने देता। बिल्कुल मैं यही आपसे उस पर आ जाता हूँ। मगर दूसरी चीज़ शब्बर साहब ने ये की, जो मैं शब्बर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्होंने कहा कि अब नई हुकूमत जब आएगी पॉलिटिकल, तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और ये नहीं मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता, अगर ये केयर टेकर हुकूमत का इनिशिएटिव होता, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता जो वो थी और फिर वो इलेक्शन के बाद कोई और आ गई, तो ये चीज़ें रिवर्स होती तो समझ आता। मेरे हिसाब से ये इनिशिएटिव था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। जब वो कायम और दायम अभी मौजूद हैं, अगली कोई भी हुकूमत आए, अगर उन्होंने एक पॉलिसी दी हुई है, और ये आप सब क्रेडिट भी इस्टेब्लिशमेंट को ही दे रहे हैं कि ये हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हो रहा है, तो ये रिवर्स कैसे होगा? कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाए तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट ही वही सपोर्ट कर रही होगी, इस्टेब्लिशमेंट ही उन चीज़ों पे मॉनिटर करके, तो वॉच डॉग बैठी हुई होगी, उस कमेटी जो देख रही है उसके चीफ भी जो है, चीफ ऑफ आर्मी नहीं मानता ना, मैं तो कह रहा हूँ ये केयर टेकर से वो मैं ये तो इत्तेफाक शब्बर नहीं साहब गए करता, वही मैं कह रहा हूँ, मैं इनकी सारी बातों से इत्तेफाक, सिवाय इसके मैं पॉलिटिकल सेटअप के हक में हूँ, इलेक्शंस के हक में हूँ, मेरे हिसाब से कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा जब एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट भी हो और एक डेमोक्रेटिक नवाज शरीफ की आ रही है, सपोज करें तो आ जाए, वो इसको कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी, अभी तो इलेक्शन की डेट मैं आपको बताता हूँ, आप इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वीक अनाउंस की। पहली दफ़ा मैंने हिस्ट्री में देखा है कि कोई इलेक्शन कमीशन जो है डेट के बजाय वीक बता रही है कि हम आखिरी जनवरी के आखिरी वीक में करवाएंगे।
तो भी इसको इतने पॉजिटिवली मार्केट ने लिया कि उस पर स्टॉक मार्केट भी बढ़ी, बाकी सब एक माहौल जो है डूम और ग्लूम का माजी में था। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ जाए तो और ये सर्टेनिटी हो देखिए जाएगी। दो चीज़ें, पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ जाए, इलेक्शंस करवा दें आप और एस्टैब्लिशमेंट ऐसी सपोर्ट करती रहे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शब्बस भाई से पूछते हैं कि ये जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं इनको प्राइवेटाइज ना करने में हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और जो प्रॉफिट में है उनको क्यों करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज पाकिस्तान की इकानमी पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से बेहतरी आ रही है और जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो क्यों नाकाम था कि ये डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ये जो ईरानी ऑयल की स्मगलिंग थी ये जारी व सारी थी। ये अगर हम ख़ास तौर पे देखें कराची में तो ये जो हाइड्रेंट माफिया था, ये जो वाटर माफिया था, इसका राज क्यों था। अभी जो हालिया रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रही है उसके अंदर क्या क्या इनकशाफात हो रहे हैं, इस पे भी हम एक खुसूसन प्रोग्राम करेंगे। शबर भाई, अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया तो मैंने आपको बताया कि SIFC में ये कंपनीज मेंशन है कि इनको आप प्राइवेटाइज करेंगे, ख़ास तौर पे OGTCL, नेशनल बैंक, PPL। क्या आप समझते हैं कि इस आपने कहा कि PIA को क्यों नहीं किया जा रहा है, बंद क्यों नहीं किया जा रहा? स्टील मिल की आपने बात मैं अभी आता हूँ, उस पर आता हूँ। देखिए पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, अली राशिद जो है मेरे छोटे भाई की तरह है, ठीक है, और मेरा इससे कभी ज़िंदगी में इख्तिलाफ नहीं हुआ और ये पाकिस्तान का यंगेस्ट और क्लीनेस्ट MLA रह चुका है और हम दोनों ने बहुत साथ काम किया है, माशाल्लाह, कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, मगर मेरा सवाल है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरा सवाल है कि अगर डोरियाँ पिंडी से चलेंगी बिजनेस की या इस्लामाबाद से, अगर दोनों से चलेंगी तो वे डोरियाँ उलझ जाती हैं। अच्छा, तो आप पिंडी को मेरी बात सुन लो, लग जाती हैं। और मियां साहब का ये तजुर्बा है कि उन्होंने 3 दफा इन डोरियों को तोड़ा है। ये डोरियां 3 दफा आपस में मियां साहब ने उलझाई हैं और फिर 3 दफा मियां साहब ने डोरियों को तोड़ दिया है। आप तजुर्बा देख लें, सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अपॉइंट करते हैं और सबसे लड़ाई होती है उनकी। मुशर्रफ साहब का भी ये हाल था, राहिल शरीफ का भी ये हाल था, खमर जावेद बाजवा का भी हाल था। ये तो हमें नजर आ रहा है कि क्या होगा। हम तो देख सक रहे हैं कि ये 4-5 महीने की खेल, ये जो है ना, ये शादी जो हो रही है ये 4-5 महीने की है। ये आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब आए हैं, ये जो शादी है ये 4-5 महीने से ज्यादा, महीना 8 महीने लगा लो, ये शादी 8 नहीं तो यार तारीख बता रही है ना यार। सर PML तो वजीर आजम तारीख बता रही है। वजीर आजम हुसैन थीपू साहब पहली दफा हो रहा है, तुम अभी पैदा हुए हो क्या? मुशर्रफ साहब किसने अपॉइंट किया था? राहिल शरीफ को किसने अपॉइंट किया था? खबर जावेद बाजवा को किसने अपॉइंट किया था? आसिफ नवाज को किसने अपॉइंट किया था? मुझे एक काकड़ साहब को किसने अपॉइंट किया था? मुझे ये बता देना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती होने जा रही है? नहीं। देखिए एक डोरी यहाँ पिंडी से आ रही है, एक इस्लामाबाद से आ रही है। ये डोरियां अटक जाती हैं, मियाँ साहब पतंग को खींच लेते हैं, फिर डोरी टूट जाती है। फिर इसमें मैं क्रेडिट दूंगा, जो रजाई साहब वो ढील दे देते हैं और पतंग चलती रहती है। अच्छा, देखिए दो पतंगबाज दो है ना। मियाँ साहब जब पतंग फंसती है तो मियाँ साहब खींचते हैं तो पतंग कट जाती है। जरदारी साहब की ये क्वालिटी है, वो ढील देके तो आप 5-6 महीने में तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। मैंने आसान तरीके से पाकिस्तानी कौम को समझा दिया कि आगे क्या होने वाला है। राइट, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। अब आते हैं सवाल के ऊपर, अब सवाल पे आते हैं। जी सर, ये बात एस्टैब्लिशमेंट को भी समझ जानी चाहिए, बहुत नजदीक है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, समझ जानी चाहिए ना। हम भी देखिए, अब आ जाए, गलत आदमी को लाडला बना रहे हो। अब आ जाए सवाल पे। OGDC, PPL, मारी गैस और आखिरी तीसरी कंपनी का आपने नाम दिया था, एक और कंपनी, 4 कंपनियां हैं। PPL, OGDC, मारी गैस और एक और है नेशनल बैंक। ये चारों पाकिस्तान के गुड एसेट्स हैं। कोई लॉजिक नहीं है इनको बेचने की, बेकार की बात है। ये इसमें स्टील मिल क्यों नहीं है, PIA क्यों नहीं है? सुन लो ना हुसैन, ये चारों को बेचना कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कैलकुलेशन की है, इनका टोटल सेल प्रोसीड जो आने वाला है वो 1.5-2 बिलियन से ज्यादा का, 2 बिलियन से ज्यादा का नहीं है।
अच्छा। आपको कोई जरूरत नहीं है ये व्हाट वी कॉल फैमिली सिल्वर बेचने की, ठीक है। अब रह गई दो एंटिटीज, एक स्टील मिल और एक रह गई पाकिस्तान PIA। ये दोनों इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। कल PIA को बंद होना चाहिए, बंद, बेचना नहीं है, बंद करें, क्लोज कर दें एयरलाइंस टुमारो, कि कल से PIA एयरलाइन नहीं चलेगी। एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए, इनको हम गोल्डन हैंडशेक दे देंगे, देते रहेंगे तनख्वाह, मगर एयरलाइन नहीं चलेगी। एक मुर्दा घोड़े के अंदर जान नहीं डाली जा सकती। कोई भी बंदा स्टील मिल को और PIA को इस लायबिलिटी के साथ नहीं लेगा। ये अच्छा। मेरी जिंदगी गुजर गई इस फाइनेंशियल एडवाइजरी में। मैंने कल भी ये प्रोग्राम में कहा था कि PIA को बंद करें, उसके एसेट को अलग बेचें और लायबिलिटीज को गवर्नमेंट टेक ओवर करे और आहिस्ता आहिस्ता सेटल कर दे। ये अगर हम सोच रहे हैं कि हम PIA को सही करके चला के भेजेंगे, ये सिर्फ सियासी नारा है, ये गवर्नमेंट की कमजोरी है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ये नहीं कर सकी, अगर पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान PIA को गवर्नमेंट ये ऐसा आसिम मुनीर साहब नहीं कर सके, तो मैं उन्हें नाकाम समझूंगा। अच्छा। इसका मतलब उनके पास पावर नहीं है, ठीक। इसका मतलब वो भी कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं। कंप्रोमाइज नहीं करें, PIA को बंद करें, क्लोज द PIA, फिनिश। मैं एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहा हूं PIA के चलने का कोई चांस नहीं है। अब ये जो आपने कहानी डाली कि 4 अच्छी कंपनियां बेच दें, उससे पास 1.5 बिलियन अरब पकड़ लें और PIA स्टील मिल को 8 बिलियन दे दिया आपने कल, इससे खराब डिसीजन नहीं हो सकता। ये दिस इज द वर्स्ट डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक। अब जो मैं बात आपको कह रहा था, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सियासी गवर्नमेंटों की मजबूरी ये होती है कि वो इतनी कम मेजोरिटी से इतनी फ्रेजाइल तरीके से पावर में आते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है कि वो किसी MNA MPA को, किसी कोलिशन पार्टनर को नाराज नहीं कर सकते, फिर उनको माफियाज आके ब्लैकमेल करते। मैं इसका हिस्सा रहा हूं। राइट, आप बताते हैं मेरे अच्छा, अब ये जो कहानी है, जो मैं अली राशिद की कहानी से एग्री नहीं करता कि इमरान PTI की गवर्नमेंट ने 3.5 साल में पाकिस्तान को ऐसा तबाह कर दिया कि ये 3.5 साल में पाकिस्तान को सही करते रहे। मेरा अपना व्यू है कि सबसे पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा था। तुम्हें याद है तुम्हारे प्रोग्राम में मैंने 3 साल पहले कहा था ये मुल्क दिवालिया है, साथ में अली शाह बैठा था, वो हंस रहा था। हाँ। याद है? ठीक है ना, हंस रहा था। हाँ। उसको ये 3 साल बाद बात समझ आई। हाँ। ठीक है, दिवालिया तो पाकिस्तान 2019 में ही था। ये बात भी मियां साहब की गलत है कि उन्होंने दिवालिया से निकाल दिया, ये बात गलत है। उनको अकाउंटिंग नहीं आती इस बारे में, ये मेरा फील्ड है। तो ये बेचारे, इनको ये समझ नहीं आई कि जब ये पावर में आए थे, PDM की गवर्नमेंट पावर में आई थी, वेरी फ्रेंकली इनको समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान में पिछले पाकिस्तान किस तरह तब्दील हो चुका है। ये मिफ्ता इस्माइल को लेकर आ गए, इनका ख्याल था कि जी इमरान खान ने कोई ड्रामेबाजी की हुई है और वो हम आके सही कर देंगे, इसी मसला सही हो जाएगा। इनको समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान 1990 से लेकर 2023 तक इस तरह नीचे गिर रही है इकोनॉमिक्स। अभी तो आप मान रहे हैं ना कि बेहतरी आ रही है। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि 30 जून 2023 पाकिस्तान का बदतरीन टाइम था। अब बेहतर है। जिस दिन वो नहीं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने आके कुछ भी नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट ने आकर सिर्फ जो गवर्नेंस थी ना, गवर्नेंस है ना, अगर एक्सचेंज कंपनियां हवाला कर रही हैं, उनको रोकना क्या होता है? एक्सचेंज कंपनी अगर हवाला कर रही है, आपके ख्याल में एक्सचेंज कंपनी में क्या हुआ है? आपको आइडिया है क्या हुआ है? बताइए आप। मैं बताता हूं। एक्सचेंज कंपनी से जब कोई बंदा परचेज करने जाता है डॉलर, तो वो कौन होता है? वो उस पे हवाले वाले भी होते हैं और लोग भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हवाले वाले हो। उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 4 कंपनियों के दरवाजों पर कुछ इदारों के लोग खड़े कर दिए, वो बाहर आए ही नहीं। सिंपल बात है, लॉजिक, मतलब एक रॉकेट साइंस नहीं है ये रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं। रॉकेट साइंस आया ही नहीं। पाकिस्तान में दरियाए सिंध पे सिर्फ 6 पुल हैं, सिर्फ 6 पुल हैं दरियाए सिंध पर, सिर्फ पूरे किलगित से लेकर कोटरी तक। आप उन 6 पुलों के अंदर कंट्रोल लगाएं। मैं देखता हूं ईरानी ऑयल कैसे बिकता है लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, और वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल भी हो रहा है अभी। सर, तो मेरा मकसद है ये नहीं, इसका ताल्लुक सियासत से है। अब जो आप मुझसे सवाल करेंगे कि आपके जहन में अब क्या सिस्टम है, आप क्या इलेक्शन को डेफर करना चाहते हैं या क्या मैसेज दे रहे हैं, मैं वेरी फ्रेंकली, बिल्कुल साफ फ्रेंकली कह रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कि मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ये आके तबाह करेंगे,
आके तबाह करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अली भाई से बात करते हैं कि इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, आपको आने का शौक क्यों है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। अली राशिद साहब, अभी जो हालिया हम देख रहे हैं, आपको पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर टफ टाइम दिया जाए। आपसे मुराद पीपल्स पार्टी पंजाब में मियाँ साहब आए, अब मियाँ दे नारे बजणगे और कोई बात नहीं होगी। दूसरी, वहाँ KPK आपका पहले नहीं था। सिंध में आपके खिलाफ JUI GDA बाकी भी खड़े हुए हैं, तो क्या हम समझें कि अब पीपल्स पार्टी नो मोर? देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दिस इज़ नथिंग न्यू। हमारे ख़िलाफ़ तो माजी में भी काफ़ी अलाइंसेस बने, मगर वो कुछ कर नहीं सके। मगर हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि ये जो पाकिस्तान है, आप आए हैं, सबको हक होना चाहिए अपने इलेक्शन में जाने का। मगर जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, लाडला प्लस करके जिन साहब को लाया गया, आप मुझे बताएं, कन्विक्टेड शख्स जो कॉन्वेक्ट हो चुका है और वो आ रहा है वापस, तो पहले UK के हाई कमिश्नर जो हैं वहाँ लंदन में उनको रिसीव कर रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं अपना कतर, उनको सब प्रोटोकॉल सारा मिल रहा है, फिर वो पाकिस्तान आते हैं, कोर्ट वोट सब, कोई रिलीफ नहीं। नैब जो उनके पीछे हाथ धो के एक ज़माने में पड़ा हुआ था, नैब से पूछता है कोर्ट को, कोई आपको कोई एतराज़ है, आप क्या उनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं गिरफ़्तार करना चाहते। तो ये आवाम देख रही है, लोग देख रहे हैं। बाकी जगहों पे, कराची में लोगों को बुला के जगहों पे सेफ़ हाउसेस में बताया जा रहा है कि जी MQM को ज्वाइन करा जाए। ये सब चीज़ें हो रही हैं, मगर देखें, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ही उठा सकते हैं। हम जो जमहूरी पार्टी हैं, डेमोक्रेटिकली हम इसका मुकाबला करेंगे। आवाम हमारे साथ है। वाटर हाइड्रेंट की आपने बात की, सब चीज़ें, मगर आप ये भूल गए कि कराची शहर में से सिर्फ रेंजर्स नहीं कर रही। ये हमारे जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, जो अब वाटर बोर्ड के सरबराह हैं, ही इज़ द वन, पूरा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, जाके कोरंगी मेरे हल्के से लेके हर जगहों पर जहाँ हाइड्रेंट्स लगे हुए थे, उन्होंने ये ऑपरेशन, सिर्फ रेंजर्स ने उनको सपोर्ट करने के लिए, रेंजर्स मौजूद थी। ये ऑपरेशन रेंजर्स ने नहीं किया था, ये ऑपरेशन मुर्तज़ा वहाब ने किया था, बट रेंजर्स वाज देयर टू फैसिलिटेट। अच्छा अली भाई, ऐसा क्या हुआ ऑल ऑफ सडन? पहले तो आप बहुत खुश थे, आप इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, आप इतने पीपल्स पार्टी वाले, ऑल ऑफ सडन जरदारी साहब क्यों घबराए हुए? देखिए, जरदारी साहब तो एक ऐसे शख्स हैं कि घबराना और उनके साथ उनका नाम तो जाता ही नहीं है। आई थिंक वो ऐसे आदमी हैं कि उन्होंने जेलें भी देखी हैं, नैब भी देखी हैं, 11-12 साल बेकसूर होके जेल भी गुजारी है, उनको कोई मसला नहीं हुआ, तो घबराना तो सवाल ही नहीं होता। मगर अगर आपके साथ नाजायज़ हो रहा हो, आपकी पार्टी के साथ अगर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो माजी में हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं लोगों को लाके और मुल्क को नुकसान पहुंचा के, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। जी, आप ऐसे ही अब माजी से आप अपनी गलतियों से सीखें। जैसे शब्बर साहब ने बताया भी कि माजी में भी जिस शख्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी दफ़ा उनके साथ बात नहीं बनी। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा बात की थी कि द साइंस ऑफ इंसैनिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। जब आप एक शख्स के साथ 4-5 दफ़ा ये चीज़ ट्राई कर चुके हो, एंड में घूम फिर के आपका उससे क्लैश ही होना है, फिर आपको उसको। शब्बर भाई तो इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सिस्टम ठीक चल रहा, आप देख रहे हैं? देखिए, मैं अब देखना और नहीं देखना, नजूमी तो मैं हूँ नहीं कि मैं आपको बता सकूँ, होंगे ये नहीं, मगर मैं चाहता हूँ इलेक्शंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। देखें, अच्छा बुरा काम करने की कोई बेंचमार्क नहीं है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो आइन को भी एक साइड रख दो, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, डेमोक्रेसी, सब चीज़ें आप साइड पे करके बस उनको काम करने दो। जो तकाज़े हैं आइन के और पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर बना था, वो ये है कि आपको इलेक्शन करवाना है, उसका टाइम आ चुका है। आप आवाम जो है, लेट द पीपल स्पीक, डेमोक्रेसी। भाई, हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, हमें ये बताएं कि आपने अच्छी बातें बताई कि अभी जो ये सेटअप ख़ास तौर पे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SIFC बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो बिल्कुल कंट्रोल हो रही चीज़ें। 1-2 चीज़ें, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आप इकनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से, क्या स्टेप्स हैं जो फिलफोर लिए जाए? देखिए, मैंने कहा ना कि एक तो आप इमीडिएटली PIA और इसको नेशनलाइज करें, प्राइवेटाइज खत्म बंद करें। दूसरा, डिस्कोर्स को आप ये सवाल आप कैसे बोल रहे हैं? मतलब क्या PIA को खरीदने के लिए कोई है ही नहीं? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इतने एम्प्लॉइज के साथ, इतने प्लेन के साथ कौन खरीदेगा?
ठीक है। देखिए ना, या पीआईए के जो एम्प्लॉइज हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, और जो उनके पास जहाज है, इनमें कौन किसी के लिए वारा नहीं खाता ना, किसी के लिए वारा नहीं खाता ना। तो आपको किस हकीम ने कहा है कि पीआईए चलानी है? ठीक है, बंद कर दे। ठीक है, सेम इन द केस स्टील मिल, बंद कर दें। अच्छा देखिए, स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है ना, बंद करके खत्म करें ना, प्लॉट बेचे और खत्म करें। स्टील मिल के पास प्लॉट है, बेचें और खत्म करें। क्यों आपने ये फैसला किया है कि आप स्टील मिल को चलाएंगे? प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर को दें, मिल दे दें। उस मिल के साथ मसला क्या है? देखिए, मिल का प्रॉब्लम नहीं है, मिल के साथ जो जमीन है ना, मसला जमीन का है। दुनिया में मसला किसी दौर में ये जमीन हमसे रशिया ने भी ऑफर की थी ना कि वो वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाहते, हम क्यों नहीं ले? जमीन का मसला है। आप जो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि SIFC या ये सारी चीजें जो हैं, पाकिस्तान अभी बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक डिफॉल्ट से नहीं निकला है। ये बात कर रहे हैं ना कि हमने दिवाली होने से बचा लिया, ये नहीं निकला है। ये 10-25 बिलियन की जो बात आपके सामने अभी की थी ना, जब मैंने शुरू की थी, ये एक्चुअली पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इनडायरेक्टली उन लोगों की इमदाद है कि चलो इसको चलाओ, ये भी चलाना। शब्बर भाई देखिए, आपने बात की कि स्टील मिल का जो सबसे बड़ा मसला वो जमीन है। अच्छा, अभी मैं आपसे ब्रेक में भी बात कर रहा था कि वियतनाम एक कंपनी सैमसंग को साउथ कोरिया में $80 बिलियन एक्सपोर्ट करता है पार्ट्स में। हम किसी ऐसी बड़ी कंपनी को क्यों नहीं इन्वेस्ट के लिए यहाँ बुलाते हैं, उसको जमीन दें और ये चीजें बनाए और एक्सपोर्ट करें? वो उस वक्त हो सकता है जब हम इम्पोर्ट एंड री एक्सपोर्ट का काम करें। वो होता है, ये सैमसंग वाले क्या करते हैं कि वो सारा स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद वो सैमसंग मोबाइल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम कोई सैमसंग की कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो सैमसंग के स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करता है। वियतनाम के लोग बैठ के सैमसंग का मोबाइल फोन बनाते हैं, वो रीअसेंबल करता है। मैं बताता हूँ ना, वियतनाम की जो एक्सपोर्ट है वो है $300 बिलियन, और वियतनाम की इंपोर्ट है $250 बिलियन। $50 बिलियन का सिर्फ वैल्यू एडिशन है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी साइंस है जो आपको शायद जो लोग समझना नहीं चाहते। ये सिर्फ वहां हो सकता है जहां पोर्ट एरिया हो, और ये सिर्फ कराची में हो सकता है। तो कराची स्टील मिल, पोर्ट एरिया, सारी चीजें अवेलेबल, मगर इस्लामाबाद ये नहीं चाहता है कराची विल ना हो। इसके साथ आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। शब्बर ज़ैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अली राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज तफसीलन बात की पाकिस्तान की इकानमी, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहे हैं, बेहतरी आ रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्मी चीफ। जो SIFC काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, ख़ास तौर पे जो सिंध रेंजर्स ने कराची में काम किया है। इसके साथ साथ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से ईरानी स्मगलिंग होती थी आयल की, उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है। इसके साथ साथ कराची में जो पानी का सबसे बड़ा मसला था, हाइड्रेंट के ऊपर क्रैक डाउन किया है, उसमें बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की इकानमी ओवरऑल देखा जाए तो डॉलर रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है, इकानमी बेहतर हो रही है, और अगर इसी सिमत में हम चले तो बेहतरी होगी, अदरवाइज फिर हम लड़खड़ा जाएंगे। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।